माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी की ये दास्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया की अनोखी और हैरत अंगेज कहानियों में से एक है, जो सिर्फ एक कंपनी के उरूज की नहीं बल्कि इंसानी तारीख में कंप्यूटर के इनकलाब की भी अक्कास है। इस सफर का आगाज 1970 की दहाई के अवाइल में यूनाइटेड स्टेट्स के शहर सियाटल से हुआ, जहां दो नौजवान तालिबे इल्म बिल गेट्स और पॉल एलन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े ख्वाब देख रहे थे। लेक साइड स्कूल में पढ़ते हुए उन दोनों दोस्तों को कंप्यूटर टर्मिनल पर वक्त गुजारने का जुनून की हद तक शौक था और वो इस दौर की बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने वाले कोड्स को समझने की कोशिश करते थे। ये वो दौर था जब कंप्यूटर आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थे और सिर्फ बड़ी कारपोरेशंस या यूनिवर्सिटियों में पाए जाते थे। मगर बिल गेट्स और पॉल एलन को यकीन था कि एक दिन ये मशीनें हर घर और हर दफ्तर की मेज पर होंगी। उनका ये यकीन इस वक्त हकीकत के करीब तर महसूस हुआ जब जनवरी 1975 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नामी मैगजीन के सरवरक पर ऑल्टेयर 8800 की तस्वीर शाया हुई, जो कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कट था। इस मैगजीन को देखकर पॉल एलन ने फौरन बिल गेट्स को राजी किया कि यही वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नए कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिखेंगे। बिल गेट्स ने ऑल्टेयर बनाने वाली कंपनी मिट्स के बानी एड रॉबर्ट्स को कॉल की और दावीज किया कि उन्होंने ऑल्टेयर के लिए एक बेसिक इंटरप्रेटर तैयार कर लिया है। हालांकि हकीकत में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन एड रॉबर्ट्स ने उनकी बात मान ली और डेमो देखने की हामी भर ली। अगले चंद हफ्तों तक बिल गेट्स और पॉल एलन ने दिन रात एक करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोड लिखा और जब पॉल एलन ये कोड लेकर एल्बुकर्क न्यू मैक्सिको पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वो कोड पहली ही बार में कामयाबी से चल गया। इस कामयाबी ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और उन्होंने 4 अप्रैल 1975 को एल्बुकर्क में बाकायदा तौर पर अपनी कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे शुरू में माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया गया, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट बन गया। शुरुआती सालों में कंपनी ने मुख्तलिफ माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए बेसिक के वर्जन्स बनाने पर तवज्जो मरकूज की और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू की। ताहम माइक्रोसॉफ्ट की तारीख का सबसे अहम मोड़ 1900 ईस्वी में आया, जब कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश शुरू की। IBM ने पहले डिजिटल रिसर्च नामी कंपनी से राब्ता किया, लेकिन जब वहां बात ना बनी तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का रुख किया। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन बिल गेट्स ने मौका की नजाकत को समझते हुए IBM को यकीन दिलाया कि वो उन्हें ये सिस्टम फराहम कर सकते हैं। इस वादे को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सियाटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स नामी एक छोटी कंपनी से QDOS क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम नामी सिस्टम सिर्फ $50,000 में खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें कुछ तब्दीलियां की, इसका नाम MS-DOS रखा और उसे IBM को लाइसेंस कर दिया। ये मुआहदा माइक्रोसॉफ्ट की जहानत का मुंह बोलता सबूत था, क्योंकि बिल गेट्स ने IBM को सॉफ्टवेयर फरोख्त करने के बजाय सिर्फ इसका लाइसेंस दिया था, जिसका मतलब ये था कि माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम दीगर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों को भी बेच सकता था। जैसे ही IBM PC ने मार्केट में धूम मचाई, दूसरी कंपनियों जैसे कॉम्पैक और डेल ने भी IBM के क्लोन कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर दिए और उन सब को चलाने के लिए MS-DOS की जरूरत थी। यूं देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया और कंपनी की आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ। 1979 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर एल्बुकर्क से मुंतकिल करके बेलव्यू वाशिंगटन में कायम किया और बाद में उसे रेडमंड मुंतकिल कर दिया गया, जो आज भी माइक्रोसॉफ्ट का घर है। जैसे जैसे 1900 ईस्वी की दिहाई आगे बढ़ी, बिल गेट्स और उनकी टीम ने महसूस किया कि मुस्तकबिल सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स का नहीं बल्कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का है। एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स ने मैकिंटॉश के जरिए दुनिया को दिखा दिया था कि माउस और आइकन्स के जरिए कंप्यूटर चलाना कितना आसान हो सकता है। इस चैलेंज का जवाब देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 1985 में विंडोज 1.0 लॉन्च की। अगरचे ये इब्तदाई वर्जन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं था और इसमें बहुत सी खामियां थी, लेकिन उसने माइक्रोसॉफ्ट के इस अज़्म को जाहिर किया कि वो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के मुस्तकबिल को तब्दील करना चाहते हैं। इसके बाद विंडोज 2.0 आई, लेकिन असल कामयाबी 1990 में विंडोज 3.0 के साथ मिली, जिसने कंप्यूटर इस्तेमाल करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वर्जन में बेहतर ग्राफिक्स और मेमोरी मैनेजमेंट थी, जिसकी वजह से ये सारिफीन में बेहद मकबूल हुआ और माइक्रोसॉफ्ट की इजारेदारी को मजीद मजबूत किया। इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने एक और महाज पर काम शुरू किया, जो बाद में उसकी कामयाबी का दूसरा बड़ा सुतून साबित
साबित हुआ, और वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपनी ने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए। शुरुआत में लोटस 1, 2, 3 और वर्ड परफेक्ट जैसे हरीफों का गलबा था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इन तमाम प्रोग्राम्स को यकजा करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम दिया और उसे विंडोज के साथ इतनी खूबसूरती से हम आहंग किया कि ये दफ्तरी कामकाज के लिए नागुजीर बन गया। 1986 में माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई और उसके आईपीओ ने बिल गेट्स को 31 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र अरबपति बना दिया। कंपनी के मुलाजिमीन, जिन्हें अक्सर माइक्रोसॉफ्ट मिलियनेयर्स कहा जाता था, ने भी इस माली कामयाबी से भरपूर फायदा उठाया। 90 की दिहाई का वस्त माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक सुनहरी दौर था, जिसका उरूज 24 अगस्त 1995 को विंडोज 95 की लॉन्चिंग पर देखने में आया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की रिलीज नहीं थी, बल्कि एक सकाफती वाकया था जिसकी तशहीर के लिए कंपनी ने करोड़ों डॉलर खर्च किए और रोलिंग स्टोन्स का मशहूर गाना स्टार्ट मी अप इस्तेमाल किया। विंडोज 95 ने स्टार्ट बटन और टास्क बार मुतारिफ करवाया, जो आज भी विंडोज की पहचान है। इस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट का असर और रसूख इतना बढ़ चुका था कि दुनिया के तकरीबन 90% कंप्यूटर्स पर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। ताहम इंटरनेट का इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और शुरू में बिल गेट्स ने उसकी अहमियत को कम समझा था, लेकिन जब नेटस्केप नेविगेटर ने वेब ब्राउजिंग की दुनिया में मकबूलियत हासिल की तो माइक्रोसॉफ्ट ने फौरन अपनी हिकमत अमली तब्दील की। बिल गेट्स ने कंपनी का रुख मोड़ते हुए द इंटरनेट टाइडल वेव के नाम से एक मशहूर मेमो लिखा और इंटरनेट को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर तैयार किया और उसे विंडोज के साथ मुफ्त फराहम करना शुरू कर दिया। इस इक़दाम ने ब्राउजर वॉर्स को जन्म दिया, जिसमें आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने नेटस्केप को शिकस्त दे दी, क्योंकि विंडोज की इजारादारी की वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर हर कंप्यूटर पर पहले से मौजूद होता था। लेकिन यही कामयाबी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कानूनी मुश्किलात का बायस भी बनी। 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एंटी ट्रस्ट का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि कंपनी अपनी इजारादारी का गलत इस्तेमाल करके हरीफों को मार्केट से बाहर कर रही है। ये मुकदमा कई साल चला और एक वक्त ऐसा आया जब अदालत ने कंपनी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म दे दिया। हालांकि बाद में ये फैसला अपील में तब्दील हो गया और कंपनी टूटने से बच गई। इन कानूनी जंगों और दबाव के दरमियान जनवरी 2000 में बिल गेट्स ने सीईओ का ओहदा छोड़ दिया और ये जिम्मेदारी अपने पुराने दोस्त और साथी स्टीव बॉलमर के हवाले कर दी, जबकि खुद चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के तौर पर काम जारी रखा। स्टीव बॉलमर का दौर एक मिले जले तासुर का हामिल रहा। उनके दौर में कंपनी की आमदनी में तो जबरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपनी जिद्दत तराजी की बर्तरी खोने लगा। ये वो वक्त था जब गूगल सर्च इंजन की दुनिया पर छा रहा था और एप्पल ने आईपॉड और बाद में आईफोन के जरिए मोबाइल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इन तब्दीलियों का जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन वो ज्यादा मुअस्सिर साबित न हो सके। मिसाल के तौर पर जून म्यूजिक प्लेयर एप्पल के आईपॉड का मुकाबला न कर सका और विंडोज मोबाइल स्मार्टफोन्स के जदीद दौर में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा। ताहम स्टीव बॉलमर के दौर में कुछ इंतहाई कामयाब फैसले भी हुए। उनमें सबसे अहम एक्सबॉक्स की लॉन्चिंग थी, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को गेमिंग की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। 2001 में जब एक्सबॉक्स मार्केट में आया तो बहुत से लोगों को शक था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी सोनी और निंटेंडो का मुकाबला कर पाएगी, लेकिन हेलो जैसी गेम्स की बदौलत एक्सबॉक्स ने अपनी अलग शनाख्त बनाई। इसके अलावा इंटरप्राइज सर्वर्स और टूल्स के कारोबार ने भी इस दौर में बहुत तरक्की की, लेकिन सार्फिन के लिए सबसे बड़ा धचका विंडोज विस्टा की सूरत में लगा, जो 2007 में रिलीज हुई और उसे सुस्त रफ्तार और कंपैटिबिलिटी के मसाइल की वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से 2009 में विंडोज 7 ने आकर कंपनी की साख बहाल की और ये विंडोज के मकबूल तरीन वर्जन्स में से एक साबित हुआ। जैसे जैसे 2010 की दिहाई शुरू हुई, टेक्नोलॉजी का मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा था। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जगह स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ले रहे थे और डेटा मकामी हार्ड ड्राइव से क्लाउड पर मुंतकिल हो रहा था। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस को खरीदा, जो कि एक नाकाम सौदा साबित हुआ और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इन चैलेंजेस के दरमियान फरवरी 2014 में स्टीव बॉलमर रिटायर हो गए और कंपनी की बागडोर सत्या नडेला के हाथ में आई। सत्या नडेला का तकर्रुर माइक्रोसॉफ्ट की तारीख का एक और अहम तरीन मोड़ साबित हुआ। वो एक ऐसे लीडर थे जो कंपनी के कल्चर को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन साथ ही उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का अज़म भी रखते थे। उन्होंने आते ही मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट का नारा लगाया और पुरानी दुश्मनियों को खत्म करके ताउन
تعاون کی فضا قائم کی۔ ستیا نڈیلا نے محسوس کیا کہ ونڈوز کی حفاظت کے جنون نے کمپنی کو دیگر پلیٹ فارمز پر ترقی کرنے سے روکا ہے۔ انہوں نے مائکروسافٹ آفس کو ایپل کے iOS اور گوگل کے اینڈرائیڈ پر دستیاب کر دیا، جو کہ پرانے دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کمپنی کے کلچر کو نو اٹ آل سے بدل کر لرن اٹ آل کر دیا اور ملازمین میں ہمدردی اور مسلسل سیکھنے کے جذبے کو فروغ دیا۔ ان کی قیادت میں مائکروسافٹ ایزور، جو کہ کمپنی کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے، نے حیرت انگیز ترقی کی اور Amazon ویب سروسز AWS کا سب سے بڑا حریف بن گیا۔ ایزور کی کامیابی نے مائکروسافٹ کو دوبارہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا لیڈر بنا دیا اور وال اسٹریٹ پر کمپنی کے قدر میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مائکروسافٹ نے ستیا نڈیلا کے دور میں کئی بڑی اور اسٹریٹجک خریداریاں کی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ رابطوں کی ویب سائٹ LinkedIn کو خریدا تاکہ انٹرپرائز دنیا میں اپنی جڑیں مزید گہری کر سکیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپرز کی سب سے بڑی کمیونٹی گٹ ہب کو بھی مائکروسافٹ کا حصہ بنایا گیا۔ حالانکہ ایک زمانے میں مائکروسافٹ کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اوپن سورس سافٹ ویئر کو کینسر قرار دیا تھا، لیکن نڈیلا نے مائکروسافٹ لوز لینکس کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اب کمپنی بدل چکی ہے اور وہ اوپن سورس کمیونٹی کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے۔ گیمنگ کے شعبے میں بھی موجانگ مائنکرافٹ بنانے والی کمپنی اور بعد میں ایکٹیویژن بلیزرڈ جیسی بڑی کمپنیوں کو خریدنے کے لیے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی گئی تاکہ میٹاورس اور گیمنگ کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آج کے دور میں مائکروسافٹ نے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں بھی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اوپن AI کے ساتھ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور چیٹ GPT کو اپنے سرچ انجن بنگ اور دیگر پروڈکٹس میں ضم کرنے کا فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کمپنی مستقبل کی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ مائکروسافٹ کو پائلٹ کو ونڈوز اور آفس ایپس میں شامل کر کے انہوں نے کام کرنے کے طریقے کو ایک بار پھر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج مائکروسافٹ صرف ایک سافٹ ویئر کمپنی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسا ٹیکنالوجی دیو ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ، گیمنگ، مصنوعی ذہانت، ہارڈ ویئر جیسے سرفیس لیپ ٹاپس اور پروڈکٹیوٹی ٹولز ہر میدان میں موجود ہے۔ یہ سفر جو سیاٹل کے ایک چھوٹے سے اسکول سے شروع ہوا تھا، آج کھربوں ڈالرز، ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ویلیو تک پہنچ چکا ہے۔ بل گیٹس اور پال ایلن کا خواب کہ ہر گھر میں ایک کمپیوٹر ہو نہ صرف پورا ہوا بلکہ اس سے کہیں آگے نکل گیا۔ مائکروسافٹ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بقا کا راز صرف جدت میں نہیں بلکہ وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں ہے۔ آج ستیا نڈیلا کی قیادت میں کمپنی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں اس کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرد اور ہر تنظیم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ 1975 سے لے کر آج تک کی مسلسل جدوجہد، ناکامیوں سے سیکھنے اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی وہ داستان ہے جس نے جدید دنیا کی تعمیر میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آن لائن قرآن مجید کی مستند اور معیاری تعلیم اب کہیں بھی کسی بھی وقت۔ اساتذہ کے ساتھ ناظرہ، تجوید اور حفظ کی منظم کلاسز، والدین کے لیے قابل اعتماد، بچوں کے لیے آسان اور مؤثر نظام تعلیم۔ داخلے اور تفصیلی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔